हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग JK03। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं साइंस के बायोलॉजी MCQs वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो। दोस्तों, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है बायोलॉजी MCQs का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके साइंस बायोलॉजी MCQs करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने मैंने क्वेश्चंस करा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रखा है या फिर करते हैं, तो काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कॉपर। तो इसका हम ज़रा सा विस्तार देख लेते हैं। तो यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार मतलब कोई बीमारी, तथा उसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिसे यकृत सिरोसिस कहते हैं, या इसे यकृत नेक्रोसिस भी कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों तथा यथा मस्तिष्क, वृक्क, आँखों, वृक्क मतलब किडनी पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जब कॉपर शरीर के अन्य भागों में बढ़ने लगता है, उसकी विषाक्तता बढ़ने लगती है, जैसे मस्तिष्क में, वृक्क में, आँखों पर भी जब ये जमने लगता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो इससे जो रोग होता है ना, उसको हम विल्सन रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ के अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आंसर आपको पता है पहले से तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के लिए बिना उगाया जाता है। कहने का मतलब जो कार्बनिक भोजन होते हैं उनमें क्या होता है कि रसायनों और सिंथेटिक जितने होते हैं फर्टिलाइज़र, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जब भोजन है, मतलब है ना, जब इसकी खेती होती है, कहने का मतलब जब चावल कोई है चाहे गेहूँ है, जब उसकी खेती होगी तो उसमें हम कोई फर्टिलाइज़र या फिर कोई रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, उसमें कोई केमिकल ना जाए। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे? हम कहेंगे जैविक खेती। क्या कहेंगे? जैविक खेती। उसमें हम खाद्य का जो नेचुरल खाद होता है, जो गाय का गोबर होता है और जो राख होता है, वो नेचुरल होता है। इसका प्रयोग करके जो हम खेती करेंगे उसको हम कहेंगे जैविक खेती। ठीक है, और उससे जो प्राप्त जो हमको अनाज होगा और उससे बनेगा भोजन, उसको बोलेंगे कार्बनिक भोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये बात। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य के भोजन के लिए जो कार्बनिक भोजन होता है वो बेहतर होता है। और ये कार्बनिक भोजन क्या करता है? ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जबकि जो इसके विपरीत होता है, रासायनिक और जो सिंथेटिक होते हैं से जो मतलब उनका प्रयोग करके जो अनाज और जो भोजन तैयार किया जाता है वो काफ़ी खतरनाक होते हैं स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना क्या होता है, ये कार्बनिक भोजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जरा इसका विस्तार देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ है। ठीक है, जो मैंने जो कहा कि जैविक खेती, जिसमें क्या होता है कि हम बिना किसी रासायनिक या बिना किसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर या फिर खाद का प्रयोग किए बिना क्या करते हैं, उसमें हम नेचुरल खाद, कोई प्राकृतिक खाद, जैसे गोबर हो गया, चाहे राख हो गया, मिट्टी से बना के, चाहे केचुओं से जो खाद बना होता है, वो सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैविक खेती में ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं। ये क्या होते हैं? मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना बनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो अनाज उत्पन्न होते हैं वो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं और उससे किसी प्रकार की बीमारी शरीर में नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कार्बनिक भोजन मानव शरीर के लिए और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है या फिर करती है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, स्टार्च के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्टार्च। या इसका विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। तो लार के पाचन कार्यों में शामिल है, तो कौन कौन कार्य हैं जो लार पाचन करता है? तो भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च यानी उसको मंड भी बोलते हैं को माल्टोज में तोड़ता है। यानी जो लार में जो एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? एमाइलेज एंजाइम। क्या है? एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, यानी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यानी और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। तो गाइस आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। लार में कौन सा पाया जाता है एंजाइम? तो उसका नाम क्या है? टाइलिन एंजाइम, ठीक है। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। कह रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं, ठीक ना। जो लार होती है ग्रंथियाँ वो कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कौन कौन? तो सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर तथा पैरोटिड, ठीक है। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर तथा पैरोटिड, यही क्या 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथियाँ। और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित लार होते हैं वो भोजन में मिल जाता है तथा पाचन क्रियाओं में सहायता करता है, ठीक है। जो हम भोजन लेते हैं, जो पहला हमारा मुख के माध्यम से भोजन हम मुख में लेते हैं, उसमें जो मुख में जाने के बाद से भोजन का पाचन पहली बार मुख में ही होता है, जिनमें लार ग्रंथियाँ से लार निकलता है, ठीक है। उनमें कुछ एंजाइम होते हैं जैसे टाइलिन, एमाइलेज, ठीक है, क्या करते हैं मुख में ही भोजन का कुछ उसका अंश पाचित कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न जो हम बोलते हैं अनाज, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च के, ठीक है। जो अनाज होता है उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, वो स्टार्च ही होता है, ठीक है। जैसे गेहूँ होता है तो गेहूँ में सबसे अधिक मात्रा में लगभग स्टार्च होती है, ठीक ना। जिसको हम गूँथ सकते हैं, गूँथ, जैसे कोई भी जैसे क्या बोलते हैं धान हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ठीक है, ये सभी लगभग जितने भी होते हैं। खैर जो चना होती है उसमें तो प्रोटीन होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जो गेहूँ होता है उसमें अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, ठीक ना। गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? तो स्टार्च का, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, यानी दूध को दही में जो एंजाइम बदल देता है वो कौन सा एंजाइम है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनिन एंजाइम, ठीक ना। ऑप्शन ए, रेनिन एंजाइम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब हम दूध पीते हैं ना, तो दूध जब जाता है अमाशय में, तो अमाशय की दीवार में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। उस जठर रस में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे 2 मुख्यतः एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो रेनिन होता है, रेनिन, ये दूध का पाचन करता है। तो जो दूध होता है उसको क्या करता है? ये दूध को, ठीक है, ये दही में बदल देता है, ठीक है। दूध को दही में, जो होता है रेनिन एंजाइम, वो दूध को दही में बदल देता है, ठीक ना, जिससे कि दूध का पाचन हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? यह क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, केरोटीन, ठीक है ना। केरोटीन के कारण क्या होता है? तो जो गाय का दूध होता है उसका रंग पीला होता है, ठीक ना। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है,
खट्टे दूध में होता है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि खट्टे दूध में होता है, तो क्या होता है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी एसिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो इसमें से आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं बिना कुछ देरी किए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, खट्टे दूध में क्या होता है? तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, यानी जो दूध होता है जब खट्टा होना शुरू हो जाता है, यानी कहने का मतलब जब दूध का जब कुछ अंश दही में लगता है परिवर्तित होने, तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा आ जाती है, तब दूध कैसा उसका स्वाद हो जाता है? तो खट्टा हो जाता है स्वाद। ठीक ना, तो खट्टे जो दूध में होता है वो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा को। क्या बोलते हैं? प्लीहा को। ठीक ना, प्लीहा को आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का श्वेत लाल रक्त कणिकाओं का, ठीक ना, कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा, स्प्लीन को। ठीक है, तो गाइस चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है यकृत या लीवर या जिगर, ऑप्शन डी है गुर्दा। तो इसके आंसर को अगर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, यकृत। यानी मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग होता है वो होता है यकृत होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं ना कि यकृत क्या है? ये सबसे भारी होता है, लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है, और यकृत में क्या होता है? यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वही पित्तरस का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो विटामिन ए का पाचन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। और जो यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो आके कहाँ जमा होता है? पित्त की थैली या पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यकृत क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है और सबसे भारी भी अंग है। ठीक है, जिसका वेट कितना होता है? लगभग 1.5 kg का, 1.5 kg का होता है इसका वजन। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थियों यानी हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने। तो मित्रों इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। यानी अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य का नाम क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? यानी कोई सभी पाचक एंजाइम का मतलब स्रावण अपने से निर्माण नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। ठीक है, कोई भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है। हाँ, लेकिन जो पित्त रस होता है, ठीक है, पित्त रस वो कोई एंजाइम नहीं है। जो पित्त रस होता है उसका निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, लेकिन यकृत से जो पित्त रस बनता है वो पित्त की थैली में आता है, और जो पित्त रस होता है वो वसा का तो पाचन जरूर करता है, ठीक ना, लेकिन वो एंजाइम नहीं है। ठीक ना, तो क्या करता है कि जो यकृत जो पित्त रस बनाता है, पित्त रस क्या है? वो एंजाइम नहीं है। ठीक ना, वो एक क्षारीय द्रव्य होता है। क्या होता है? एक क्षारीय द्रव्य होता है पित्तरस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देते हैं। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की, जो ग्रास नली होती है जिसमें भोजन पास होता है, नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए,
क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रमानुकुंचन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अपना कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा ना हमारे आहार में जो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वो होता है वसा, यानी फैट। क्या होता है? फैट होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? क्वेश्चन है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। यानी मानव शरीर जो अपनी अधिकांश ऊर्जा होता है वो वनस्पति भोजन से कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है गाइस। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? क्या क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा देती है वो कौन देता है? वो कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण करता है गाइस। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? क्या क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र मतलब जल्दी से और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि कोई भी एथलीट होता है, कोई धावक होता है या फिर कोई खिलाड़ी होता है, उसको शीघ्र जो पुनः ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है दोस्तों। ठीक है, जो हम ग्लूकोज डी पीते हैं और हमको इंस्टेंट मिलती है एनर्जी, वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी केसिन और लैक्टोज जो होती है प्रोटीन शर्करा युग्म किसमें? दूध में पाई जाती है। दूध में जो प्रोटीन शर्करा युग्म होती है वो कौन होता है? वो केसिन और लैक्टोज होता है। युग्म मतलब एक जोड़ा, यानी दो चीज उसमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी राइबोज। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इज बी, फ्रक्टोज। यानी फलों का जो मीठा रंग होता, मीठा स्वाद होता है, ठीक है, वो फ्रक्टोज के कारण होता है। किस कारण होता है? तो फ्रक्टोज क्या है? एक बहुत ही इस प्रकृति में, इस नेचर में बहुत ही एक मीठा शर्करा है, सबसे अधिक मीठा शर्करा है। ठीक है, फ्रक्टोज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। जो मैंने अभी पहले बताया कि सबसे जो मीठी शर्करा है, सबसे मीठी, वो कौन है? वो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये फलों में मतलब ये इतनी मीठी है कि इसको हम फल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन डी सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है,
ऑप्शन ए यानी विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो यकृत द्वारा किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंतु आहार में शामिल है, कह रहा है कि तंतु आहार में शामिल है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी जो तंतु आहार होता है इसमें क्या शामिल है, तो सेलुलोज शामिल है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक ना, इसको हम अचल संपत्ति मानते हैं किसी कोशिका में डायरेक्ट। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अंतिम क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। कह रहा है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है समस्त वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीनों का, ऑप्शन सी विटामिनों का, ऑप्शन डी है सभी कार्बोहाइड्रेटों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोटीनों का। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक होता है। ठीक है, प्रोटीन का जो प्रोटीन बना होता है किससे बना होता है, वो नाइट्रोजन से बना होता है। अगर कोई पूछे कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है तो क्या बताएंगे, तो नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर इसमें जो जितने MCQs हमने कराया है वो काफ़ी आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ इस MCQs को आप बार बार लगाएं ताकि आपका जो प्रिपरेशन है लेवल काफ़ी बना रहे और कोई भी आप क्वेश्चन साइंस का आए, बायोलॉजी का है, वो छोड़ ना पाए आप। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।